हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की क्वेश्चन सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन और भारी क्वेश्चंस में अंतर होता है। भारी क्वेश्चंस आपको डिमोटिवेट करते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको कुछ सिखाते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस से सीधे लिंक करते हैं, जैसे आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है या स्पेक्ट्रम की बुक है, इन बुक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो वही क्वेश्चंस लिए जाएंगे। साइंस के जो है क्वेश्चंस वो करंट अफेयर सेक्शन से लिए जाएंगे। ठीक है। तो 6 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है। तो 6 क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और पहले सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और लाइक वगैरह कीजिए यहाँ। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो पहला क्वेश्चन आपके पॉलिटी सेक्शन से आपको ये बताना है कि लोकल गवर्नमेंट, जिसके बारे में हाल ही में बहुत चर्चाएं चल रही हैं और रेगुलर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, अगर एक कैंडिडेट है वो लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट में दो चीज़ें आती हैं, पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़, अगर वो उनमें इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ है, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको उसके बारे में दो कथन बताने हैं। पहला कथन आपसे पूछ रहा है कि क्या वो चुनाव केवल तभी लड़ सकता है जब वो 25 ईयर की एज यहाँ पर अटेन कर चुका है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव लड़ने के लिए एज 25 ईयर्स है। दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर उसको डिस्क्वालीफाई करना है, उसको डिस्क्वालिफिकेशन करना है किसी मेंबर का, तो क्या वो डिटरमाइन किया जाएगा बाय द ग्राम न्यायालयाज। तो क्या ग्राम न्यायालयाज डिटरमाइन करती हैं एक कैंडिडेट का डिस्क्वालिफिकेशन अगर वो पंचायत या म्यूनिसिपलिटीज़ के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। कौन से कथन यहाँ पर सही हैं आपको बताना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अभी बताऊंगा मैं कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, फिर वापस आएंगे। आर्टिकल 243 एफ के अंदर बात करते हैं तो लिखा हुआ है इलेक्शंस के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। ठीक है। देखिए, एक पर्सन डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा अगर वो 25 ईयर की एज यहाँ पर गेन कर चुका है। ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन ही नहीं है। बेसिकली जो ये पूरा पैरा लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ सकता है पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़ के, अगर उसने 21 ईयर की एज यहाँ पर गेन कर ली है। तो लोकल गवर्नमेंट में चुनाव लड़ने के लिए 21 ईयर की एज चाहिए। हालांकि अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे हैं या फिर लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो एज है लोकल गवर्नमेंट के लिए वो 21 ईयर है, 25 ईयर नहीं है। दूसरी बात, डिसक्वालीफाई करना है उस पर्सन को जो कि खड़ा हुआ है इलेक्शंस में, तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। उसके द्वारा बना गया कोई भी लॉ जिसको वो तोड़ता है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो डिस्क्वालीफाई करने की पावर जो है वो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास है। और इफ़ ही इज़ सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ का उल्लंघन करने पर स्टेट लेजिस्लेचर उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक है। आगे देखें तो इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ अ पंचायत हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, उसको डिस्क्वालिफिकेशन करने का सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, मतलब किस बेस पर उसके डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये भी डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। और ग्राम न्यायालय का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको यहाँ से समझना है। कहाँ से उठाया, ये है आपकी लक्ष्मीकांत का बुक का पेज। ये वाला जो पैसेज है सिर्फ यही आपसे पूछा गया था। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो यहाँ पर आप इसको कर पाएंगे। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर डी हो गया। डी का मतलब है ना ही पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको 25 ईयर की एज नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको 21 ईयर की एज चाहिए। और जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी पावर ग्राम न्यायालय के पास नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते थे, पूछे जाते हैं और रहेंगे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमने उठाया आपकी लक्ष्मीकांत के सेक्शन से, और यहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चन निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। आपके सामने 3 साइट्स दी हुई हैं, ईरान, गिरूड एंड कायाथा। आपको बताना है कि ये साइटें आखिर हैं क्या। क्या ये बिलोंग करती हैं एंशियंट हिस्ट्री की चालकोलिथिक फेज से? क्या ये बिलोंग करती हैं महाजनपद की पॉलिटिकल सेंटर से? क्या ये गुप्ता पीरियड की अर्बन सिटीज़ हैं, या ये एंशियंट इंडिया की पोर्ट सेटलमेंट्स हैं? चलिए सोल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है।
अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी शुरू भी की है तो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, पोर्ट सेटलमेंट के बारे में अगर बात करें तो आपने सिर्फ दो ही चीज़ें सुनी होंगी, या तो लोथल या फिर सूद का सेंटर। ठीक है, तो ये दो आपने पोर्ट सिटी सुनी होंगी, लेकिन ये सब तो नहीं सुनी, तो आप डी को यूँ कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, महाजनपद 16 होते हैं, आपने एक बार नाम तो पढ़ा होगा, उनमें ये वाले नाम तो बिल्कुल नहीं आए, ईरान और ये काया था। ठीक है, अब बसते हैं 50-50 पर, ये या फिर ए या फिर सी। चलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, पता चल जाएगी। देखिए, इंडिया में जो चालकोलिथिक फेज है वो आपको मिलता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एमपी में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में। चारों लोकेशंस को नोट कीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, तो दो साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अहार और द गिलूंड। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ कि वेस्टर्न एमपी में और द मालवा कल्चर में, तो आपको दो साइटें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कायाथा एंड द ईरान। ये चारों साइटें आपको टू द पॉइंट ऐसे की ऐसी ही याद रखनी हैं। ठीक है, और राइट, इसके बाद मालवा वर करेक्टराइज्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मालवा चालकोलिथिक कल्चर, वेरी फेमस कल्चर। ठीक है जी, ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया इज कंसिडर्ड द रिचेस्ट एमंग द चालकोलिथिक सीरम। जितनी भी चालकोलिथिक कल्चर्स मिली हैं उन सब में मालवा कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी पोट्रीज फेमस है और इसके जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो भी महाराष्ट्र में अपेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए, हाउएवर द मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकवेशन हैव बीन टेकन प्लेस इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो ये बताया आपको कि मालवा कल्चर सबसे ज़्यादा फेमस और रिच कल्चर रही है महाराष्ट्र के अंदर, बट और भी साइटें मिली हैं, जैसे जोरवे कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, नेवासा कल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैमाबाद, दैमाबाद इज़ द सदर्न पॉइंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको ईमान इनाम गांव का नाम भी याद रखना है, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और ये प्रकाश है, नासिक है, ये भी एक्सकावेट किए गए हैं। जोरवे कल्चर जो है ये आपकी बेसिकली आती है मालवा कल्चर के अंदर ही। द जोरवे कल्चर ओड मच ऑफ द मालवा कल्चर, मालवा कल्चर के फीचर्स दिखते हैं जोरवे कल्चर्स के अंदर। इट इज़ ऑल्सो शेयर्ड एलिमेंट ऑफ द नियोलिथिक कल्चर, और नियोलिथिक कल्चर के भी फेज देखने को मिलते हैं। चालकोलिथिक फेज था क्या, नियोलिथिक फेज खत्म हुआ, उसका ही तो ट्रांजिशन फेज था। ठीक है, चालकोलिथिक फीचर, तो ये जो एरिया ट्रांजिशन का था इसी में आपके मिलते हैं जोरवे कल्चर, क्योंकि ये शेयर करते हैं नियोलिथिक कल्चर के फीचर्स भी। और राइट, इतना छोटा पॉइंट आपको याद रखना था। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो आपका आंसर हो गया ए। कहने का मतलब है कि ये है साइट्स एसोसिएटेड विद द चालकोलिथिक फेज इन इंडिया। और राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। और राइट, अब कहाँ से उठाया गया भाई, एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ोगे तो ये सब साइटें वहाँ पर दी हुई हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, तो टू द पॉइंट यहाँ पर बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो एक टर्म न्यूज़ में है क्लीन मीट। ठीक है, अब क्वेश्चन को हल्के में मत लेना क्लीन मीट समझ करके, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, साइंस एंड टैग से क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। करंट अफेयर का न्यूज़ में अभी एक टर्म थी क्लीन मीट, आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है। क्या ये जो क्लीन मीट टर्म है, ये मीट है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट्स के इंग्रेडिएंट जैसे कि प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके। तो क्या ये मतलब है क्लीन मीट का? क्या क्लीन मीट एक टेक्नोलॉजी है जो 3D प्रिंटिंग को यूज़ करके बनाई गई है? मतलब आपने मीट प्रोड्यूस किया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। क्या ये एक सेल बेस्ड मीट है विच इज़ क्रिएटेड बाय कल्टिवेटिंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ एनिमल सेल्स इन अ लेबोरेटरी इंस्टीड ऑफ ब्रीडिंग और स्लॉटरिंग एनिमल? क्या ये एक लैब में बनाया गया मीट है एनिमल की सेल से, जिसको कि आप बिना किसी एनिमल की ब्रीड या स्लॉटर यानी उसका कत्ल किए बिना आप उसको यूज़ करते हैं, आप मीट क्रिएट कर रहे हैं इन द लैब? क्या ये मीट है प्रोड्यूस्ड बाय दोज इंडस्ट्रीज विच यूज़ द क्लीनर टेक्नोलॉजीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मीट? क्या ये जो टर्म है क्लीन मीट, क्या ये उन इंडस्ट्रीज़ द्वारा बनाई गई है जो कि क्लीन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए? बताइए। ठीक है, गौर से ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो कल्टीवेटेड मीट इसको कहते हैं और इसका दूसरा नाम है क्लीन मीट। क्लीन मीट क्या होता है, लैब में ग्रोन की जाती है एनिमल सेल से। हमने एक एनिमल की सेल ली और उसको लैब में ग्रोन करके एक पूरा मीट का टुकड़ा यहाँ पर हमने बना लिया इंस्टीड ऑफ ब्रीडिंग और स्लॉटर्ड एनिमल। इससे क्या फ़ायदा होता है, इन ह्यूमन वर्क नहीं करने पड़ते, मतलब कि एनिमल के साथ आप कुछ या तो उसका ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं ज़बरदस्ती या फिर स्लॉटरिंग करते हैं, वो सब यहाँ पर नहीं करना पड़ता। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि मुंबई
दुनिया की पहली सिटी बनी है टू होस्ट अ डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर टू द लैब ग्रोन क्लीन मीट। तो मुंबई दुनिया की पहली सिटी बनी है जहाँ पर इस तरह का सेंटर खुला है। ठीक है, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि लैब ग्रोन क्लीन मीट इज़ टू अलाउ कंज्यूमर टू एन्जॉय ईटिंग एनिमल प्रोडक्ट्स विदाउट सपोर्टिंग इन ह्यूमन। तो जो लोग मीट खाना पसंद करते हैं उनको वो चीज़ भी मिल जाए और उनको ये इन ह्यूमन वर्क भी ना करना पड़े, डेट इज़ स्लॉटरिंग हाउसेस वगैरह की, इन सब की भी कमी देखने को मिले। अनसस्टेनेबल इंडस्ट्रियल एनिमल एग्रीकल्चर, ये सब प्रैक्टिसेस यहाँ पर ख़त्म हो सकें, इसीलिए इसको यहाँ शुरू किया गया है। ओके, एक दो पॉइंट और देखें तो पता चलता है प्लांट बेस्ड मीट एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, प्लांट बेस्ड मीट आप यूज़ करते हैं प्लांट के इंग्रेडिएंट जैसे कि प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके। इंडिया यूनिक है इन क्षेत्रों में क्योंकि हमारे पास मिलेट है, रागी है, पल्सेस हैं, चिक पीज़ हैं, विच ग्रोज हेयर आर आइडियल रॉ मटेरियल फॉर द प्लांट बेस्ड मीट, और इन सब से भी मीट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इंडिया में ये प्रैक्टिस भी लागू है। फॉरेस्ट भी एक अलग सोर्सेज हैं। फॉरेस्ट आर बीइंग, देखिए अब क्यों ज़रूरत पड़ी इस लैब ग्रोन मीट की या क्लीन मीट की, तो इससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखने को मिलते हैं मीट इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। दीज फैक्टर्स ऑल्सो पुश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एंड प्लांट बेस्ड फूड, और फॉरेस्ट ओवरग्रेज बाई बोफेलोज एंड गोट्स विच आर यूज फॉर डेयरी एंड मीट। तो बेसिक जो फंडा है वो यही है कि ग्रीन हाउस गैस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये कदम लिए गए हैं और यहाँ पर क्लीन मीट का कंसेप्ट लाया गया है। तो एक सिंपल टर्म और एक क्वेश्चन आपके लिए ये था। क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक सेल बेस्ड मीट है, प्लांट बेस्ड मीट नहीं है। जो एनिमल है उसकी सेल को निकाला गया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया पूरे एक मीट में, जिससे कि आपको जो है उस एनिमल को मारना भी नहीं पड़ा। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साइंस के क्षेत्र में ये क्रिएट होता है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन आपका ये रहा। आपको बताना है ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। बेसिकली जियोग्राफी सेक्शन से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है। और ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, किन फैक्टर्स के ऊपर एक ड्रेनेज पैटर्न आपका यहाँ पर डिफाइन करता है, डिपेंड रहता है। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? एक नदी किस तरीके से बहेगी, आपने पढ़ा होगा डेंड्रेटिक और यहाँ पर और भी तरह के रेडिकल, इस तरह के फीचर्स आपने पढ़े होंगे। तो आपको बताना है कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक नदी किस तरीके से बहेगी। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ठीक है, देखिए कोर कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी घबराना नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो भी हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए वेल डिफाइंड चैनल, उसको कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, और इस तरह का जो चैनल बनता है उसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ओके, इतनी बात समझ में आती है। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज एन आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कितने समय से कौन सा चैनल यहाँ पर चल रहा है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर कितने समय से है उस चीज़ पर डिपेंड करता है ड्रेनेज पैटर्न। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, रॉक पोरस है, नॉन पोरस है, किस तरह की रॉक है, लाइमस्टोन की बनी हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसकी टोपोग्राफी क्या है, स्लोप कैसा है जहाँ से रिवर बह रही है। ठीक है, या फिर अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, कितना वाटर है उस स्ट्रीम के अंदर, और द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, ये चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका जियोलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, तो सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही थे जो चारों लिखे हुए हैं। दैट इज़ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, अमाउंट कितना है वाटर फ्लोइंग का, और पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। दैट कोड इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, अच्छा आपने पैटर्न के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे डेंड्रिटिक पैटर्न होता है, रेडियल पैटर्न होता है, ट्रेलिस होता है और सेंट्रीपिटल होता है। ओके, इनके बारे में अगर आप जानें तो डेंड्रेटिक का मतलब होता है ट्री लाइक। तो ट्री लाइक शेप में यहाँ पर जो नदी है वो बहती है, जैसे हिमालयन रिवर्स फॉलोज डेंड्रेटिक पैटर्न। रेडियल होता है कि एक हिल है उसके ऊपर से नदी निकली और चारों दिशाओं में बह गई। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इमेज भी बनाया था, ये इधर को भी बह गई, इधर को भी, और ये पहाड़ी का जो है वो टॉप हिस्सा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि अमरकंटक रेंज से निकलती हैं सोन नदी टाइप की नदियाँ। ठीक है, एक होता है ट्रेलिस,
इट इज़ द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर फ्लोज पैरेलल टू ईच अदर, और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी आपको राइट एंगल पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अपर हिमालयन पार्ट में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस तरीके से रिवर बह रही है, दूसरी रिवर आकर उसको इस तरीके से ज्वाइन करेगी। ये सब आपने कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। एक होता है सेंट्रीपिटल, व्हेन द रिवर डिस्चार्जेस देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज द सेंटीमीटर पैटर्न, जैसे लोकटक लेक इन मणिपुर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो इस पर इस तरह का क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो गया, यानी कि बेसिकली जो ड्रेनेज पैटर्न है वो आपको इन चारों चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, स्लोप पर तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा ही करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन ये रहा, इकोनॉमी सेक्शन से क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लीगल टेंडर के फीचर क्या होते हैं। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है फियाट मनी और एक होती है लीगल टेंडर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इट हैज़ इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑल लीगल टेंडर्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको लीगल टेंडर की थोड़ी सी परिभाषा भी पता है तो भी आप इसको कर पाएंगे। देखिए, लीगल का मतलब ही आप ये समझ करके चलिए कि ये एक रिकॉग्नाइज होती होगी बाय द लॉ। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। ठीक है, अब लीगल टेंडर से आप ये समझिए कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, तो एक पर्सन इसको लेने के लिए मना नहीं कर सकता। मैं उसे कॉइन दूँ, मैं उसे नोट दूँ, वो इसको यहाँ मना नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है ये सब। अब अगर कॉइन भी एक आपकी लीगल टेंडर है, तो कॉइन तो इशू किए जाते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो सिर्फ रिजर्व बैंक ही यहाँ लीगल टेंडर इनिशिएट नहीं करता। यहाँ पर इनिशिएटिव जो कॉइन्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है। तो तीसरा जो कथन है वो गलत हो गया, तीसरा गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और आपके पास यहाँ पर आ गया ए ऑप्शन सही। तो अगर आपको दूसरा नहीं भी पता तब भी आप इसको कर पाएंगे, इतना ईजी क्वेश्चन ये यहाँ पर था। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं लगे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। इट इज़ एनी ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ दैट कंट्री ओनली। ठीक है, डॉलर इन इंडिया इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। ठीक है, डॉलर इन यूएसए इज़ अ लीगल टेंडर। इट इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स, ऑब्वियस ही बात है, फुलफिलिंग द फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस एंड टू रीपे पब्लिक एंड प्राइवेट डेप्ट। द वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट्स एंड कोइंस, दोनों दोनों की बात हो रही है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम द गारंटी प्रोवाइड द बाय द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ दीज आइटम्स, प्रोवाइडेड बाय द गारंटी। ठीक है, यानी आप इसको मना नहीं कर सकते, इसकी लीगलिटी कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक कि गवर्नमेंट डिक्लेयर ना कर दे या इशूइंग अथॉरिटी इसको डिक्लेयर ना कर दे, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर किया था। दे डोंट हैव इंट्रेंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, तो जैसे गोल्ड कॉइन बनाया तो उसकी फेस वैल्यू तो रख देते हैं 10, लेकिन अगर उसको पिघला लिया जाए तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, तो इस तरह की वैल्यू इसकी यहाँ पर नहीं होती। दे कैन नॉट बी रिफ्यूज बाई एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई भी पर्सन मना नहीं कर सकता कि मैं आपसे ये नहीं ले रहा। अगर उसने मना किया तो वो इस लीगल टेंडर का अपमान कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोइंस एंड करेंसी नोट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल टेंडर। अब कोइंस भी हैं और करेंसी भी हैं, और ठीक है, तो दोनों ही लीगल टेंडर हैं, लेकिन करेंसी नोट्स आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं और कॉइन्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो लीगल टेंडर सिर्फ आरबीआई जारी नहीं करता, लीगल टेंडर आरबीआई के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी जारी करती है। ठीक है, ओके। उसके बाद चेक ड्रॉन ऑन सेविंग और करंट अकाउंट्स हाउएवर कैन बी रिफ्यूज बाई एनीवन। चेक्स को कोई भी मना कर सकता है कि मैं चेक नहीं ले रहा। चेक इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट अ लीगल टेंडर, क्योंकि ये किसी लॉ के द्वारा यहाँ पर गवर्न नहीं होते और एक पर्सन इनको यहाँ पर मना कर सकता है लेने के लिए। लीगल टेंडर कैन बी ऑफ ए लिमिटेड करेक्टर और द अनलिमिटेड करेक्टर। लीगल टेंडर दो तरह के हो सकते हैं, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि एक नंबर से ज़्यादा आप उसको नहीं ले सकते। जैसे 10 रुपये का कॉइन है, तो 10 रुपये के मैं कितने कॉइन ले सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको कहते हैं लिमिटेड। मैं मना कर सकता हूँ 100 कॉइन से ऊपर कि मैं आपसे 100 कॉइन लूँगा, इससे ऊपर नहीं लूँगा, आप केस भी नहीं कर सकते। अनलिमिटेड का मतलब है कि कितने भी यहाँ पर करेंसी नोट्स में ले सकता हूँ। कॉइन्स फंक्शन एज अ लिमिटेड लीगल टेंडर। आप एक बंदे को हद से ज़्यादा कॉइन नहीं दे सकते। ठीक है, और अनलिमिटेड का मतलब होता है कि कितना भी करेंसी नोट आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है जी, पेमेंट के सेटलमेंट के लिए ऑब्वियसली। ठीक है जी,
तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और इससे आपका जो आंसर है वो ए यहाँ पर हो जाता है, जैसा कि हमने एलिमिनेशन टेक्निक से भी निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो आपको बताना है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में। बहुत ही बेसिक यहाँ पर बोर्ड है ये। क्या ये जो बोर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? क्या ये हेड किया जाता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा? क्या इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं ऑन द यूनियन गवर्नमेंट? कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं आपको ये बताना है। 3 कथन बहुत ही सिंपल यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किए, आप बताइए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर वापस आएंगे। देखिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज़ ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक पॉइंट यहाँ से बन जाता है। इसको बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। दूसरा पॉइंट ये पता चला, द बोर्ड इज़ एडवाइजरी इन नेचर। तीसरा पॉइंट ये पता चला आपको यहाँ से, एंड एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग पॉलिसीज़ एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। और बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पॉलिसीज़ में क्या क्या रखना है, आपको क्या क्या नहीं रखना है। It is a very important body because it serves as an apex body to review all wildlife related matters and approve projects in and around national parks and sanctuaries. तो किसी भी नेशनल पार्क के अराउंड आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उस पर जो सलाह दी जाएगी, उस पर जो विचार विमर्श करके गवर्नमेंट को सलाह दी जाएगी, वो दी जाएगी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 और एक ये पॉइंट 4 आपको यहाँ से पता लगा। और क्या जान सकते हैं हम इसके बारे में। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इट हैज़ 47 मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। एमंग दीज 19 मेंबर्स जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अदर मेंबर्स इंक्लूड करते हैं, अदर मेंबर्स इंक्लूड 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 फ्रॉम लोकसभा एंड 1 फ्रॉम राज्यसभा, 5 NGOs एंड 10 इमिनेंट इकोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट। तो 47 मेंबर्स में से 19 तो एक्स ऑफिशियो हो गए, 2 लोकसभा से आएंगे, 1 राज्यसभा से आएगा, 5 NGO से आएंगे, 10 जो हैं आपके एक्टिविस्ट हो सकते हैं। ओके, वाइल्ड इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन इट्स 15th मीटिंग हेल्ड इन ईयर द 1983 डिसाइडेड टू प्रिपेयर द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो ये प्लान यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लान आया था 1983 में और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था 2001 तक। दूसरा भी आया 2002 से लेकर के 2016 तक का, और प्रेजेंटली तीसरा वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान यहाँ पर काम कर रहा है 2017 से 2031 तक। तो ये कुछ पॉइंट आपको और याद रखने हैं, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ पता लगा यहाँ से कम 7 पॉइंट आपको यहाँ से इसके बारे में पता लग गए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर सी था। सी का मतलब है कि ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। ये बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा। यस, हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नॉट मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो दूसरा ऑप्शन गलत, दूसरा तो गलत, ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया अगर दूसरा गलत है तो, और ये जो ऑप्शन है ये भी गलत, ओनली ये सही। इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। अगर यूनियन गवर्नमेंट पर इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग हो गई तो नेशनल पार्क के अराउंड कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं बन पाएगा। जो भी सलाह ये आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देगा उसको यहाँ पर मानना ही पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है वो हो गया C1 ओनली। नोट कीजिएगा इस सारी इन्फॉर्मेशन को जो यहाँ पर बताई गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए। ओके ओके, और इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। और बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चंस आपके 6 हो गए हैं। एक ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा ये रहा, 4th, 5th एंड 6th। ऑलराइट, 6 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट्स वी हैव कवर्ड। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की जो थ्योरी है उनको नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको यहाँ से मिले हैं तो उनको भी नोट कीजिए। और बताइए सीरीज़ कैसी लगी, शेयर कीजिए अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा। और बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर ये लिए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते रहेंगे, और ये है इसका एपिसोड 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।